अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने और देखने वालों को। तुम आग से बने हो और वो मट्टी से। आग और मट्टी कभी एक नहीं हो सकते। तुम ये बात क्यों नहीं समझते हो? तुम एक शरीफ माँ के बेटे हो। मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान को और तुम्हारी माँ को जानता हूँ। मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो, इसलिए मैं तुम्हें हाथ बांधकर इल्तिजा करता हूँ, इस लड़की को छोड़ दो। उससे बहुत दूर चले जाओ, खुदा के लिए दूर चले जाओ। अंकल हसन उसे काफ़ी देर समझाता रहा, लेकिन उसकी एक ही रट थी, वो मेरे बगैर मर जाएगा, मुझे उससे जुदा ना किया जाए। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मुझे ना जाने अचानक एकदम से कैसे गुस्सा आ गया था। मैं आजिज़ आ गई थी उसकी मोहब्बत से। शायद इसलिए मैं इतने गुस्से में आ गई थी। मैंने उसकी बात तेज़ी से काटते हुए कहा, तुम मेरे बाबा और मेरे अंकल के कातिल हो। अगर मैं तुमसे कभी मोहब्बत करती भी होती, पर कत्ल के बाद मैं तुमसे शदीद नफ़रत करती। अपनों का खोना कितना अज़ियत देता है, तुम जैसे बेहस को क्या पता। अभी भी तुम मोहब्बत का दम भर रहे हो। मेरे अपनों को छीन कर भी तुझे सुकून नहीं मिला। मेरी ज़िंदगी अजरन कर दी है तुमने मेरे प्यारे बाबा और अंकल के कातिल हो। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? जो भी तेरे और मेरे बीच आएगा उसके साथ ऐसा ही होगा। उसने गुस्से भरे लहजे में दो टोक कहा था। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? नहीं चाहिए मुझे तेरी झूठी मोहब्बत। मैंने हैरत से उसे देखते हुए अपना सवाल एक बार फिर से दोहराना चाहा, तो उसने भी फौरन मेरी बात काट दी थी। मोहब्बत नहीं, तुम मेरी दीवानगी हो। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, उससे दूर चले जाओ, छोड़ दो उसे। अंकल ने दोबारा गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। नहीं छोड़ूंगा मैं। दुनिया की कोई ताकत मुझे उससे जुदा नहीं कर सकती। तुम भी नहीं। सुना तुमने? तुम भी नहीं। उसका गुस्सा देखकर मेरी टांगों ने मजीद खड़े होने से साफ इनकार कर दिया था। मैंने खुद को संभालने की काफ़ी कोशिश की थी, पर अफसोस खुद को न संभाल सकी और मैं वहीं ज़मीन पर जा गिरी थी। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। उन दोनों के बीच क्या बातें हुई मैं कुछ नहीं जानती। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक अस्पताल में पाया था। मैंने सर को थोड़ा ऊंचा करके देखा तो अंकल मेरे बेड के पास कुर्सी पर बैठे थे। मुझे होश में आता देखकर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। बेटी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? उन्होंने मेरा सर दोबारा तकिए पर सीधा रखते हुए पूछा था। अंकल, अब काफ़ी बेहतर हो महसूस कर रही हूँ, मैंने कराहते हुए जवाब दिया। अभी भी मेरे सर के पिछले हिस्से में काफ़ी दर्द था। मेरा सर फटने के करीब था। खौफ डर ने अलग अपनी लपेट में लिया हुआ था। आप यकीन करें, अब तो दिन को भी डरने लगी थी। क्या हुआ था बेटी आपको? आप यूं अचानक ज़मीन पर गिरी थी। मैं तो काफ़ी परेशान हो गया था आपकी वजह से। और बेटी, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। अब आपकी परेशानी भी ख़त्म हुई। वो मुस्कुराते हुए मुझे हौसला देने वाले अंदाज में बता रहे थे। मैं फ़ौरन समझ गई थी कि अंकल ने उसे मार डाला है। अंकल, क्या वो मर गया है? आपने उसे मार डाला है ना? मैंने खुशी और हैरत से पूछा। उनकी बात सुनकर दुख भी हुआ था और थोड़ी खुशी भी हुई थी। मैं उनकी बात सुनकर एकदम फ्रेश हो गई थी। बेटा, उसे मारा तो नहीं है, लेकिन कैद ज़रूर कर दिया है। अब वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अंकल ने मेरे सर पर शफकत भरा हाथ फेरते हुए मुझे तसल्ली देने वाले लहजे में कहा था। ये बात तो मैं भी जानती हूँ अंकल कि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करता है। वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, पर अंकल, मैं चाहती हूँ वो हमेशा के लिए मुझसे दूर चला जाए। वो हमेशा के लिए मुझे छोड़ दे। इस बात का कोई मुस्तकिल हल तो मुझे बताएं। वो कैसे फिर आज़ाद हो सकता है? वो मेरी ज़िंदगी फिर से अजरन कर देगा। मुझे उससे बेहद डर लगता है। मेरी आंखों और लहजे में छुपा खौफ अंकल ने भी शायद महसूस कर लिया था। बेटी, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। उसका भी एक हल है। अगर तुम चाहो तो वो अमल भी कर सकते हो, पर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। मैं उसे मारना नहीं चाहता। जो अमल मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस अमल के करने के बाद अक्सर जिन्नात तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। वो इंसानों से बुग़्ज़ कीना रखने लगते हैं। वो इंसानों से अपनी नफ़रत का बदला लेके ही छोड़ते हैं।
बाज़ जिन्नात ऐसे भी होते हैं कि वो बदला लिए बगैर छोड़ कर चले जाते हैं। असद बहुत ही शरीफ माँ का बेटा है, वो खुद भी बेहद शरीफ है। मैं जब से अमलियात की दुनिया में आया हूँ कई बार मैं उन लोगों से वास्ता पड़ा है, पता नहीं कैसे वो मोहब्बत कर बैठा। मैंने अपने असरफ व शौक़ से उसका मुकम्मल पता करवा लिया है। ये वाकई तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। उसने तुम्हारी खातिर अपनी मंगेतर तक को भी छोड़ दिया है। वो तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। मुझे तो यही अमल जो अभी मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सही लग रहा है। आगे रब जाने, और बस रब की रज़ा शामिल हो। अंकल, अगर ये भी और जिन्नात की तरह ज़्यादा ख़तरनाक हो गया तो हमारा क्या होगा? मेरे दिल में छुपा खौफ आखिर मेरी ज़बान पर आ ही गया। बेटी, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, कुछ फ़ैसले वक्त पर छोड़ देने चाहिए। ठीक है अंकल, मैं वो अमल करने को तैयार हूँ, मैंने अटल लहजे में कहा। और मैंने उसी लम्हे अपने दिमाग में यही फ़ैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैंने अपने कदम पीछे नहीं करने। मौत तो बरहक है, ज़्यादा से ज़्यादा मौत ही आएगी ना, और वैसे भी उस ज़िंदगी से तो मौत ही बेहतर थी। ठीक है बेटा, हम कुछ दिन तक वो अमल स्टार्ट करते हैं। पर अंकल, वो अमल है कौन सा? मैंने बेचैनी से पूछा। जब अंकल ने वो अमल बताया तो मुझ पर हैरतों के पहाड़ आ गिरे थे। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा था। भला ये कैसे मुमकिन है जो अंकल बता रहे थे? पर अंकल, ये कैसे मुमकिन है? मैंने हैरत और खौफ की कैफियत से पूछा। बस तुम राज़ी हो जाओ, आगे तुम्हारा ये बाबा संभाल लेगा। अंकल ने अपनी तरफ इशारा करते हुए मुझे हौसला दिया था। मैं काफ़ी परेशान थी। ऐसा कैसे हो सकता है? बस मेरे दिमाग में यही एक सवाल गर्दिश कर रहा था, ये मुमकिन नहीं। फिर बहुत सारे दिन गुजर गए। अंकल ने जो अमल करने का कहा था वो तो जैसे करना ही भूल गए थे। अंकल सारा दिन घर से बाहर रहते। मगरिब के दौरान वो हमारे घर आ जाते थे। एक दो बार मैंने अंकल से कहा भी था कि आप अंकल हमारे घर आते हैं तो आपकी बीवी बच्चे तो परेशान होते होंगे। इस बात पर अंकल ने हंसकर कहा, मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरे बच्चे अब माशाल्लाह जवान हो चुके हैं, अपना ख्याल अब वो खुद रख सकते हैं। इस बात के बाद मैंने अंकल से फिर यही बात कभी नहीं की। मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक इंसान आपकी खातिर अपना घर बार छोड़कर आपके पास रहने आए और आप रोज़ एक ही बात कहकर उनका मान तोड़ें। काफ़ी सारे दिन गुजर गए कि एक दिन अचानक अंकल दोपहर में आए और अपने साथ एक लड़के को भी लाए थे। वो ब्लैक शर्ट और सी ग्रीन जीन्स में मलबूस कोई 19-20 साल का एक दराज कद का लड़का था। सफ़ेद रंगत पर मोटी मोटी मखमूर काली सियाह आँखें, पतले पतले गुलाबी होंठ, सुतून जैसी मगरूर खड़ी नाक, किताबी चेहरा। वो मुजस्सम हसन था। वो अंकल हसन से भी मुमासलत रखता था। उसकी लंबी नाक बिल्कुल उनकी जैसी थी, आँखों का कलर सेम था और दराज कद भी अंकल हसन के जैसा था। मैंने चंद लम्हों में ही उसके मुकम्मल सरापे का जायज़ा ले डाला था। शायद उसने 2-3 दिनों से शेव भी नहीं की थी। हल्की भरी हुई दाढ़ी ने उसके हुस्न में कई गुना इजाफा किया हुआ था। मैंने अचानक उसे बड़बड़ाते हुए सुना था। मैंने हैरानी में गर्दन मोड़कर उनकी जानिब देखा। वो होंठ भींचे ज़ेर लब कुछ कह रहा था। उसके माथे पर पड़ी शिकनों ने मुझे और भी हैरान कर दिया था। आपने कुछ कहा मुझसे? मैंने हल्की सी आवाज़ में पूछा। उसने सर नफ़े में हिलाते हुए अंकल की तरफ देखा। अरे बेटी, इससे मिलो, ये मेरा बेटा मोमिन है, ये मुझसे भी ज़्यादा इल्म जानता है। अंकल ने मेरे सामने वाले सोफ़े पर बैठते हुए उस लड़के का तारुफ करवाया था। और बेटा, ये वही लड़की है जिसका मैंने घर पर जिक्र किया था। अस्सलामु अलैकुम। उस लड़की ने मेरी तरफ देखकर बड़ी शाइस्तगी से उस लड़के ने मेरी तरफ देखकर बड़ी शाइस्तगी से अपने सर को जुनबिश देते हुए पुश्त आवाज़ में कहा, वालेकुम अस्सलाम। आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मैं सलाम का जवाब देकर जैसे ही उठने लगी तो अंकल ने फ़ौरन से पहले टोक दिया, अरे बेटी, तुम बैठो और मेरी बात सुनो, हम खाना घर से खा कर आए हैं। अंकल ने सहूलत से इनकार करते हुए मुझे एक बार फिर से बैठा दिया था।
मैं हैरत से अंकल की तरफ देखते हुए दोबारा सोफे पर बैठी थी। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई थी। वो कुछ तवक्कुफ के बाद गोया हुए, बेटी तुम भी सोच रही होगी अंकल अमल करने के बारे में कहकर बिल्कुल खामोशी अख्तियार कर ली है। तो बेटी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उस अमल के लिए सब तैयारी कर रहा था। तुम्हारी मम्मा ठीक होती तो मैं ये बात उनसे कहता, पर आपकी मम्मा ठीक नहीं, तो इस मजबूरी की बिना पर वो बात मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं आपको अपनी बहू बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उस घर में किसी मर्द का होना है बेहद ज़रूरी है। क्योंकि इस घर में किसी मर्द का होना बेहद ज़रूरी है और मेरा बेटा मुझसे भी ज़्यादा इल्म जानता है, इसलिए मैं चाहता हूँ उसके लौट आने से पहले मैं आपका निकाह अपने बेटे से कर दूं। मैंने अंकल की बात हैरत से सुनी थी। अंकल आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरी शादी से उस जिन का क्या ताल्लुक़ है? मैंने अपनी हैरानी का इजहार करते हुए अपनी दिल में छुपी बात अंकल से कह डाली। उस लड़के ने काफ़ी हैरत से मेरी तरफ देखा था। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब उलझन देखी थी। मैं आपको बताता हूँ, कुछ जिन्नात कुंवारी लड़की से मोहब्बत करते हैं, ये भी उनमें से एक है। वो लड़कियां जैसे ही शादी करती हैं तो वो जिन या तो उन लड़कियों को छोड़ देते हैं या फिर उनको बहुत नुकसान देते हैं। बाबा नहीं चाहते वो आपको कोई नुकसान पहुंचाए। मैं अमल करना जानता हूँ, इसलिए बाबा चाहते हैं मैं आपसे निकाह कर लूँ। पहले तो मुझे अपने रब पर यकीन है, वो आपको छोड़ देगा। अगर खुदा न खास्ता उसने आपको कोई नुकसान पहुँचाने की ज़रा भी कोशिश की तो मैं उसे देख लूँगा। बात तो वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा था। उस घर को एक मर्द की अशद ज़रूरत थी, और सबसे बड़ी बात ये अंकल का बेटा था। वो अंकल जिसने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया और अब भी दे रहे हैं। बेटी तुम सोच लो, और मेरे बेटे के बारे में कुछ भी पूछना हो तो मुझसे या मेरे बेटे से भी पूछ सकती हैं। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का मसला है, तुम किसी से भी मशवरा कर सकती हो। अंकल ने मुझे सोचता हुआ देखकर मेरे सर पर शफकत भरा हाथ रखते हुए कहा। अंकल ने मेरे चेहरे पर शायद उलझन भरे तासरात भी देख लिए थे। उसमें सोचने वाली कौन सी बात थी? बेटी तुम्हारे अंकल बिल्कुल दुरुस्त फैसला कर रहे हैं। उस घर में मर्द का होना बेहद ज़रूरी है। मम्मा जो सारा दिन सोई रहती थी, अब न जाने कैसे कमरे से दाखिल होते हुए एकदम से बोली। आप यकीन करें, मम्मा की बात सुनकर मैं पल भर के लिए सकते में आ गई थी। मैंने शिद्दत हैरत से अपना झुका हुआ सर उठाकर मम्मा की तरफ देखा। मम्मा का सर उनकी आंखें भी असबात में हाँ कह रही थी। तब मैंने भी झुके सर के साथ कहकर उस कमरे से बाहर चली गई थी। जैसे आप सबकी मर्जी। वहाँ मेरे जाने के बाद क्या बातें हुई थी मैं कुछ भी नहीं जानती। शाम को अंकल की पूरी फैमिली हमारे घर मौजूद थी। मुझे बेहद अजीब लग रहा था। मेरे कमरे की एक खिड़की जो नीचे लान में खुलती थी, जिससे लान की छल पल होती नज़र आ जाती थी। मैं वहीं खड़ी नीचे मेहमानों की चल पल देख रही थी कि मुझे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। मैंने अपनी गर्दन घुमा कर पीछे देखा। मम्मा कमरे के वस्त में खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। अरे मम्मा, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आए ना। बेटी मैं जानती हूँ तुम काफ़ी परेशान हो, मुझे खुद भी काफ़ी अजीब सा लग रहा है। ये सब तुम्हारा बाबा ज़िंदा होता तो शायद ये सब ना होता। वो बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी करते, पर मैं औरत हूँ और हूँ भी काफ़ी कमज़ोर। नातवा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हो सके तो अपनी इस मम्मा को माफ़ कर देना। मम्मा की आंखों में आंसू थे, जिसने मेरी आंखें भी नमकीन पानी से भिगो दी थी। मैं मम्मा को दुखी होते हुए नहीं देख सकती थी। मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी बेटी माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती होगी। मैंने मम्मा को गले से लगाया और मसनूई मुस्कुराहट होठों पर सजाते हुए कहा, मम्मा जो कुछ भी हो रहा है हमारे भले के लिए ही तो हो रहा है। आप चुप करके होने दें। हम तकदीर को बदल तो नहीं सकते ना। मैंने धीमे लहजे में कहा। मम्मा मुझे गले से लगाकर बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। मैं मम्मा का दुख समझ रही थी। वो बाबा को मिस कर रही थी, उनको याद करके रो रही थी, पर मैं भी क्या कर सकती थी? मैं भी तो मजबूर थी तकदीर के हाथों। बेटी तुम तैयार हो जाओ, वो लोग मौलवी को बुलाने गए हैं। मम्मा शायद ये बताने आई थीं और बताकर कमरे से चली गई थीं, और मैं भी खामोशी के साथ कपड़े पहनने वॉशरूम चली पड़ी थी। ये कैसी शादी थी? न लहंगा पहना, न चूड़ियाँ पहनी, न मेहंदी, न बारात। ये सब करना लड़कियों का ख्वाब होता है।
میرا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ میں نے گھر والے کپڑے ہی پہنے تھے۔ کچھ لڑکیاں میرے پاس رجسٹر لے کر آئیں اور میں نے اس پر اپنے دستخط کر دیے تھے۔ بیٹی اب مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں ہے، میرا بیٹا تمہارا محافظ بنے گا انشاءاللہ۔ میں نے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا ہے، میں قیامت والے دن ان کے سامنے سر خرو رہوں گا۔ انکل نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ہزار کے بہت سارے نوٹ میری ہتھیلی پر رکھ کر غمگین لہجے میں کہا۔ آنٹی نے بھی سونے کے کنگن میری کلائی میں ڈالتے ہوئے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا تھا۔ بیٹا اب سے تم نے یہی رہنا ہے اور ان دونوں عورتوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ وہ آزاد ہو کر یہیں آئے گا اور انہیں نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ بابا اب آپ فکر نہ کریں، اب یہ دونوں میری ذمہ داری ہیں، میں ان کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔